नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर पर हम चर्चा कर रहे थे और एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम कल पढ़ चुके थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेज हैं उन सबको हम पढ़ चुके थे, उनका मीनिंग हम देख चुके थे। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है, और आज हम चर्चा करेंगे जो आपके थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है यानी विकास के जो सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों को अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इस क्लास में आप सभी ने निश्चित रूप से ये देखा होगा कि आपको जो 10 प्रश्न बनाए गए थे एग्जाम में, उन 10 प्रश्नों की बेहतरीन तैयारी आपको कराई जा रही है। अगर आपने वो 10 प्रश्न नहीं देखे हैं तो एक बार हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप उन 10 प्रश्नों को देख भी सकते हैं, और उसकी क्लास मैंने यहाँ यूट्यूब पर भी निःशुल्क रूप से डाली हुई है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी महत्वपूर्ण कड़ी में अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। इससे पहले आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो सोर्स आपको दिए जा रहे हैं, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स दिया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो साथियों, चर्चा हम करेंगे आज अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत की। देखिए, विषय हमारा रहेगा अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, और इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बालक के विकास में हमेशा कार्य करते हैं। देखिए, गैरीसन तथा अन्य, ये जब भी गैरीसन आता है तो इसके साथ में अन्य साथ में जरूर आता है, तो आपको ये साथ में ही आपको रखना है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि बालक शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की ओर जा रहा है या बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू गैरिसन। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित स्थानों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। हम अधोलिखित पंक्तियों में इनका वर्णन जो है नीचे देखेंगे। साथियों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है, जैसे जैसे बालक एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, तो उसमें जो निश्चित जो परिवर्तन है वो उसमें देखे जाते हैं। यह बात अलग है कि वातावरण के अनुसार उसमें जो उसकी गति है उसमें थोड़ा सा आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। अवस्थाओं के अकॉर्डिंग भी बात करें हम, शैशव अवस्था में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है, फिर बाल्यावस्था में उसमें थोड़ी सी मंदता आ जाती है, फिर किशोर अवस्था में पुनः तेजी से परिवर्तन होने लगते हैं। तो ऐसे वो कौन कौन से सिद्धांत है जिन पर जो है बालक का विकास निर्भर करता है, ऐसे हम प्रत्येक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा सिद्धांत रहेगा कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत। साथियों, निरंतरता के सिद्धांत की हम बात करेंगे कि निरंतरता का सिद्धांत है क्या। देखिए, निरंतरता यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ या डेवलपमेंट, कि बालक का जो विकास है वो एक निरंतर गति से होता है। पहले मैं आपको सामान्य मीनिंग इसका समझा दूं। बालक का जो विकास है वो कैसे होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, अर्थात बालक जैसे ही गर्भ में आता है तब से लेकर और जब तक उसका जीवन रहता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जीवन पर्यंत तक बालक का क्या चलता है साथियों? उसका विकास चलता है। यानी कि कभी एक भी ऐसा समय नहीं, एक क्षण का ऐसा समय नहीं है जब बालक का विकास नहीं हो रहा है। अर्थात ये जो सिद्धांत है इसकी हम व्याख्या हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस निरंतरता के विकास का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि बालक का विकास कभी नहीं रुकता है, हमेशा लगातार चलता रहता है। चाहे हम शैशवावस्था की बात करें, चाहे बाल्यावस्था की बात करें, किशोर अवस्था की बात करें, अरे किशोर अवस्था की क्यों, हम प्रौढ़ावस्था की बात कर लें, युवावस्था की बात कर लें, वृद्धावस्था की बात कर लें, विकास कहीं ना कहीं उसका चलता रहता है। शारीरिक विकास जो है आप सभी को पता है ग्रोथ के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अनुभवों के आधार पर बहुत सारा ज्ञान वो प्राप्त करता है, बहुत सारा विकास, चाहे उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास है, उसका भाषाई विकास है, उसका सामाजिक विकास है, ये लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखिए, इस निरंतरता के सिद्धांत में क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से, यानी कि निरंतर, अविराम का मतलब क्या है? निरंतर, कंटिन्यूअस, निरंतर गति से क्या होती है? चलती रहती है। और यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। जैसे जैसे उसकी एज का जो है ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उस हम देखते हैं कि कभी तो उसकी जो विकास की गति है वो तेज होती है, और कभी बताओ क्या होती है? मंद, यानी कि धीमी हो जाती है। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है। मैं आपको बता चुका कि जो शैशवावस्था का काल है उसमें जो उसकी विकास की गति है बहुत तेज रहती है। यानी कि पिका जब बालक प्रथम 3 वर्ष का 3 वर्ष में होता है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की बात की जा रही है, तो वहाँ पर बहुत तेजी से उसका विकास होता है, और उसके बाद बताओ कैसा पड़ जाता है? मंद, यानी स्लो हो जाता है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ मंद गति से होता रहता है।
पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है। भाई ये तो है कि कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि विकास रुक ही गया, ये पॉसिबल नहीं है। विकास तो हमेशा चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। स्किनर, है ना, स्किनर स्किनर का यहाँ पर दिया गया है कि स्किनर ने इसके लिए क्या कहा है। स्किनर ने अपने शब्दों में विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यानी जो स्किनर है, जिसका पूरा नाम है वुरहस फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने कहा कि जो विकास है एक निरंतर प्रोसेस तो है ही है, लेकिन इसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, धीरे 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 उसमें चेंजेज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अकस्मात उसमें परिवर्तन हो जाए। लेकिन वहीं हम बात करें स्टैनले हॉल की, तो उन्होंने इसमें आकस्मिक परिवर्तन की बात भी कही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किनर उन्होंने कहा आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है, लेकिन बताओ कैसे होता है, एक अपनी ही गति से लगातार चलता रहता है। यानी कि सीधी सी बात है, इसके हम बारे में बात करें निरंतरता के सिद्धांत में, कि ये कहता है कि बालक का विकास कभी नहीं रुकता है, लगातार उसका विकास चलता रहता है। ऐसा आपका एक सिद्धांत है, बताओ कौन सा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विकास की गति का सिद्धांत। सुनिए भाई, विकास की गति का सिद्धांत क्या कहता है। सेकंड है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ दो मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, डगलस एवं हॉलैंड। कौन कौन से हैं, डगलस एंड हॉलैंड। इनकी पुस्तक 102 है ना, इनकी पुस्तक के अकॉर्डिंग वो सारा चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि एक भी चीज़ आपकी ऐसा नहीं है कि किसी सामान्य पुस्तक से ले ली हो, सारी आपकी ऑथेंटिक बुक्स का ही यहाँ पर सार आपको मिलने वाला है। डगलस एवं हॉलैंड ने सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। यानी कि बात सीधी सी बात है, जब आपने हरलॉक का कथन भी पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, अर्थात उनकी गति है उसमें बताओ क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में क्या बनी रहती है, बताओ, यथावत बनी रहती है। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। यानी कि स्टार्टिंग में ही वो सारी लक्षण उसको दिखाई देने लगते हैं। यानी कि ये बात है कि जो विकास होता है उस विकास की क्या होती है, बताओ, विभिन्न गति होती है। किसी की तेज होती है और किसी की बताओ कैसी होती है, स्लो होती है। ये आपका सिद्धांत बताओ कौन सा है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। साथियों, मैं आपको छोटी सी जानकारी और दूंगा। आप ध्यान रखें कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो संपूर्ण मनोविज्ञान, चाहे चाइल्डहुड एंड सोसाइटी वाला जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो पेपर है, चाहे लर्निंग एंड टीचिंग वाला आपका पेपर है, आप कहीं भी किसी तरह से मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन्स वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा एक स्रोत है कि यहाँ पर आपको इतने डिटेल में और एक ऑथेंटिक बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आप इसकी PDF आप ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िएगा, निःशुल्क ग्रुप से, PK एडवांस स्टडी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित और भी जो चीज़ें हैं आपको निःशुल्क रूप से प्राप्त होंगी, वो आपको प्राप्त होंगी PK एडवांस साइको, PK एडवांस साइको। इसको आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारी सामग्री और भी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी निःशुल्क रूप से आपको सारा कोर्स यहाँ पर कराया जा रहा है। चले भाई, आगे हम बात करते हैं। यहाँ हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए, एक तो आपका निरंतरता का सिद्धांत है और एक विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है। इन दो सिद्धांतों को अपन पढ़ चुके हैं। आगे और नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। सुन लीजिए, विकास का जो सिद्धांत है वो तीसरा तीसरा सिद्धांत है, बताओ कौन सा, विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सिद्धांत साथियों, विकास क्रम का सिद्धांत। यानी कि जो विकास का क्रम है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, अर्थात यह कहा गया है कि जो विकास का जो क्रम है वो हमेशा एक निश्चित ही रहेगा। चाहे आपने किसी भी देश काल परिस्थिति में जन्म लिया हो, उसका क्रम निश्चित रहेगा। यहाँ क्रम से बात करूँ मैं आपको, ये निश्चित है कि बालक की पहले कौन सी अवस्था ही आएगी, शेष अवस्था ही आएगी। इसके बाद ये निश्चित है कि बालक की दूसरी कौन सी अवस्था होगी, बाल्यावस्था होगी। उसके बाद यह भी निश्चित है, फिर बताओ कौन सी अवस्था आएगी, किशोर अवस्था आएगी। तो ये एक निश्चित क्या है, बताओ, क्रम। इस ऐसा कभी नहीं होगा कि शेष अवस्था के बाद में डायरेक्ट किशोर अवस्था आ जाए या फिर बाल्यावस्था के बाद में शेष अवस्था है, ऐसा नहीं होगा। ये जो क्रम है वो कैसा है, बताओ, निश्चित है। देख लेते हैं इसमें व्याख्या में क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। चाहे गामक से मतलब हाँ उसका जो शारीरिक विकास है, और यहाँ कैसा होता है बताओ, एक निश्चित क्रम में ही होता है। जैसे शैले,
गैसेल, पियाजे, एमिस, है ना, इनके अनुसार आदि की परीक्षाओं ने जो परीक्षण किया है उसके बाद ये सिद्ध कर दिया है कि जैसे मान लीजिए 32 से 36 माह का बालक व्रत को उल्टा, है ना, 60 माह का बालक सीधा बना लेता है। एक 32 से 36 माह का बालक है, ये मैं किसके अनुसार कह रहा हूँ, ये जो मनोवैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अनुसार उन्होंने जो परीक्षण किया है उसके अनुसार बात है कि 32 से 36 माह का बालक व्रत को कैसा बना रहा है, उल्टा बना रहा है। वहीं 60 माह का बालक व्रत को कैसा बना रहा है, सीधा बना रहा है। 72 माह का बालक फिर उल्टा बनाता है। इस प्रकार जन्म के समय केवल रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह के बाद वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, वा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। यानी कि बात फिक्स है कि जो बालक का विकास हो रहा है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार ही हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बालक का जो विकास होता है एक निश्चित क्रम में ही होता है, चाहे बालक ने किसी भी देश काल परिस्थिति, किसी भी वातावरण में कहीं पर भी कैसे भी जन्म लिया है, चाहे बालक ने भारत में जन्म लिया, चाहे कहीं और फॉरेन कंट्रीज में उसने जन्म लिया, बालक का विकास तो इसी क्रम से होगा। पहले सहसावस्था ही होगी, फिर बाल्यावस्था ही होगी, फिर किशोरावस्था ही होगी। ठीक है, जैसे सामान्य का होता है इसी प्रकार से ये जो विकास क्रम है ये कैसा होगा, हमेशा निश्चित होगा। आगे हम चौथे सिद्धांत की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए भाई, आगे हम अगले सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत आपका है नंबर 4, कौन सा बताइए, विकास दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि विकास की जो दिशा है वो भी कैसी होती है भाई, निश्चित ही होती है। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। आपने यहाँ पर विकास की दिशा में, हम इसको पढ़ेंगे उससे पहले आप कुछ चीज़ें और बता दूं। चलो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं और चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। कैसे होता है बालक का विकास, जैसे मान लीजिए ये बालक है, ये क्या है, मान लीजिए बालक है, और बालक का जो विकास होगा वो कैसे होगा बताओ, सिर से पैर की ओर होगा। बालक का विकास कैसे होगा, सिर से, यानी पहले सिर का विकास होगा और उसके बाद बताओ किसका विकास होगा, पैरों का विकास होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जो बालक का जो सिर से पैर की ओर विकास होता है इसे कहते हैं सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका, सेफेलोकोडल क्या है। तो सेफेलोकोडल एक निश्चित दिशा है जिसमें बालक का विकास कैसे होगा, पहले तो सिर का विकास होगा और उसके बाद में बताओ किस अंत में किसका विकास होगा, पैरों का विकास होगा। यही क्या है बताओ, सेफेलोकोडल। इसको हिंदी में कहते हैं सिरोपुच्छीय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिरोपुच्छीय कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी। क्या कहा जाता है, मस्तकाधोमुखी। आगे हम पढ़ते हैं। यानी कि ये तो क्रम निश्चित है, ये दिशा निश्चित है कि बालक का पहले किसका विकास होगा, सिर का विकास होगा, उसके बाद बताओ किसका विकास होगा, पैरों का। इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, सेफेलोकोडल। उदाहरण के रूप में अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों का जब जन्म होता है तो उनका सिर अनबैलेंस होता है, धीरे धीरे उसको बैलेंस उसमें बनाता है। पहले 3 माह में अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगले 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है और 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसने अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता है, 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। साथियों, ये बात जो बताई गई यही बात बताई है कि बालक ने पहले अपने सिर का विकास किया और अंत में बताओ किसका विकास किया, अपने पैरों का विकास किया। अर्थात ये जो दिशा है हमेशा निश्चित होगी, चाहे आपने गांव में जन्म लिया है, चाहे आपने शहर में जन्म लिया है, चाहे आपने जंगल में जन्म लिया है, चाहे आपने अमेरिका में लिया है, चाहे भारत में लिया है, विकास की दिशा तो यही रहेगी, पहले सिर का और अंत बताओ किसका होगा, पैरों का जो है विकास होगा। ये आपकी सारी जो सिद्धांत की, जो इस सिद्धांत के विकास से दिशा का सिद्धांत, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके समझ में आई होगी। आगे हम प्रयास करेंगे। अगला सिद्धांत बताओ कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए भाई, ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों की एकीकरण करना सीखता है। अब मैं आपको इसको समझा दूं। देखिए, एकीकरण क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये हमारा संपूर्ण शरीर है ना। अब इस संपूर्ण शरीर को बालक सामान्य रूप से चलाना तो सीख लेता है, लेकिन इस संपूर्ण शरीर के जो छोटे छोटे हमारे जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को जो चलाना सीखता है, उस पार्ट्स का क्या कर देता है बताओ, एकीकरण कर देता है। सीधी सी बात यह है, मान लीजिए कोई छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक ने बताओ एक सामान्य बात उसने सीख ली, उसने डांस करना सीख लिया।
उसने क्या सीख लिया, डांस सीख लिया। अब डांस सीख लिया उसने, मान लीजिए स्टार्टिंग में घूमना सीखा, ऐसे घूमता ही रहता है वो चारों तरफ, वही उसके लिए बताओ क्या है, डांस है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो डांस में बहुत सारे स्टेप्स को सीख जाता है वो। डांस में क्या सीखता है, बहुत सारे स्टेप्स, इस धुन पर ये करना है, इस धुन पर ये करना है, इस पर ये करना है, इस पर ये करना है, इस पर ये करना है। अब पहले बालक ने सारी चीज़ों को बताओ क्या किया, जो सारे जो घटक हैं उनको एक साथ प्रयोग किया, बाद में वो बताओ क्या किया, उनका सबका क्या कर दिया बताओ, एकीकरण कर दिया, और बच्चा वो अच्छा डांसर बन गया। भाई ये सारी चीज़ क्या है बताओ, एकीकरण। सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक का मान लीजिए ये हाथ है, जो बालक है, अब बालक स्टार्टिंग में आप बालक को कुछ हाथ में दोगे तो पूरी मुट्ठी को बंद करके जब पकड़ेगा वो किसी चीज़ को। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो बालक अपनी जो उंगलियां हैं उनको मोड़ना सीख जाता है, अच्छे से कलम को पकड़ना, पेन को पकड़ना सीख जाता है। यही क्या है बताओ, एकीकरण है। नहीं, बालक पहले स्थूल ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके बाद में सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब बालक सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है अर्थात छोटी छोटी जो जानकारी उसको एकत्रित कर लेता है, उसे ही बताओ क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप उदाहरण दिया है कि बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, ये सारी चीज़ें हैं। और हम नेक्स्ट इसकी जो PDF उसमें हम देख लेते हैं। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं एकीकरण का सिद्धांत, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं, इसी सिद्धांत में कुछ चीज़ें और हैं कि पहले अपने संपूर्ण हाथ को फिर हाथ पे उंगलियों के साथ साथ चलाना सीखता है। इस प्रकार जैसे कि कुप्पू स्वामी ने अपनी पुस्तक में जो है पेज नंबर 49 पे लिखा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। यानी कि बालक पहले एक अंग को ऊपर दूसरे अंग को तीसरे अंग को चलाना सीखता है, लेकिन उसके बाद सारे अंगों का एक समायोजन कर लेता है, उसे ही बताओ क्या कहते हैं साथियों, एकीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकीकरण। ये बात बताओ किसने कही है, कुप्पू स्वामी के द्वारा ये बात कही गई है। चले भाई अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है आपका, बताओ कौन सा, परस्पर संबंधता का सिद्धांत। कौन सा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यानी कि ये सिद्धांत ये कह रहा है कि चाहे हम बात करें बालक का शारीरिक विकास, चाहे बात करें मानसिक विकास, चाहे बात करें संवेगात्मक विकास, चाहे बात करें संज्ञानात्मक विकास, चाहे बात करें सामाजिक विकास, चाहे बात करें उसका भाषाई विकास, ये सारे विकास एक दूसरे से बताओ क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपने कथन सुना भी होगा रास्तु का कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निवास होता है। बस यही है कि एक दूसरे विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है कि चाहे बालक के शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सारे आपस में क्या होते हैं बताओ, संबंधित होते हैं। जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियाँ, ध्यान में केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है ना। ध्यान रखना, सारे क्या है, एक साथ जुड़े होते हैं। गैरिसन तथा अन्य ने शरीर संबंध दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, सारी चीज़ें जो सारे प्रकार के जो डेवलपमेंट है और जो डेवलपमेंट है वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं। अगर शरीर का विकास सही नहीं होगा तो मानसिक विकास भी सही नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा तो संवेगात्मक विकास भी रुकेगा, संज्ञानात्मक विकास भी रुकेगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है बताओ, को रिलेटेड हैं। इसलिए ये सिद्धांत यह है परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि सारे प्रकार के डेवलपमेंट एक दूसरे से बताओ क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये बात करिए अपन ने सिद्धांत संख्या 6, परस्पर संबंधता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगला सिद्धांत है आपका वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। साथियों सिद्धांत का नाम क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। सीधी सी बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाई जाती है, अर्थात कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, सारे बालकों में अपनी अपनी बताओ क्या पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यही इस सारी व्याख्या में कहा गया है कि प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही आयु के दो बालक, दो बालिकाओं या एक या बालक या एक बालिका, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्ति भिन्नता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसलिए स्किनर ने क्या कहा कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं,
सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। कोई भी दो बालक हैं, कोई भी दो बालिका हैं, हमेशा एक जैसी नहीं होंगी। उनमें बताओ क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक हो, कैसा ना। हाँ, उनकी जो शक्ल है वो एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में आपको अंतर दिखाई देखने को मिलेगा, चाहे वो मानसिक हो चाहे संवेगात्मक हो। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है आपका, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यहाँ पैट यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ यूनिफॉर्म होती है सबकी, बताओ कैसी होती है, समान ही होती है। तो बस यहाँ पर ही जो है सेम मॉडल की बात की गई है, समान प्रतिमान की बात की है। देख लेते हैं हम इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने लिखा है कि प्रत्येक जाति चाहे, आगे हम चर्चा करेंगे, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं समान प्रतिमान के सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, और समान प्रतिमान के सिद्धांत में आगे बात करें, चाहे वो पशु जाति हो, चाहे कैसी जाति हो वो, चाहे तो पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे बात, सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए गाय है। अब गाय की जो संतान होगी वो गाय जैसी ही होगी, सीधी सी बात है। यानी कि जानवर है तो जानवर की संतान जानवर जैसी होगी, मनुष्य है तो मनुष्य की संतान बताओ कैसी होगी, मनुष्य जैसी होगी। अर्थात जैसी माता पिता हैं उनकी संतति का मॉडल है ना, उनका प्रतिमान वो कैसा होगा वैसा ही होगा। जैसे माता पिता वैसी उनकी बताओ क्या होती है, संतानें। यही बताओ क्या है, समान प्रतिमान। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशु का विकास प्रतिमान एक ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। प्रतिमान का मतलब कोई वही है कि प्रत्येक बालक का जो विकास है वो सिर से बताओ कैसा हो रहा है, पैर की ओर, पैर से सिर से पैर की ओर होता है। तो ऐसे ही चाहे वो किसी का भी बालक हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म सा हो, सबका विकास एक ही पैटर्न पर होगा। इसे ही बताओ क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले बालक सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद में बताओ कैसा ज्ञान प्राप्त करता है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। बालक का विकास कैसे होता है, सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। जैसे हरलॉक ने कहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। भाई इस रामायण को पढ़ने से अच्छा है दो शब्दों में आप इसको समझ लीजिए कि बालक का विकास होगा, पहले बताओ कैसा, सामान्य, और उसके बाद बताओ कैसा विकास होगा, विशिष्ट। अरे पहले बालक सामान्य डांस सीखता है और उसके बाद बताओ कैसा सीख जाता है, धीरे धीरे जिसकी प्रैक्टिस करता है विशिष्टता उसमें आ जाती है। पहले हम सामान्य चीज़ों को ही पढ़ते हैं, जैसे बात करें कि हम जब पढ़ते थे छोटी क्लासों में तो हमने मैथ उस समय भी पढ़ी थी और मैथ अब भी पढ़ते हैं। हमने उस समय अंग्रेजी तब भी पढ़ी थी और अंग्रेजी अब भी पढ़ते हैं। तो उस समय का लेवल अलग था और अब का लेवल अलग है। पहले हमने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था, अब हमने कैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है या विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है बताओ, पहले सामान्य ही होती है और उसके बाद बताओ कैसी होती है, विशिष्ट होती है। यही आपका कौन सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। एक 10वां सिद्धांत आपके सामने है, क्या है सिद्धांत देख लीजिए। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। ये तो सीधी सी बात है कि दो चीज़ें हैं, एक तो वंशानुक्रम है और वातावरण है। इन दोनों का गुणनफल ही बताओ क्या होता है, विकास। यानी कि वंशानुक्रम यानी माता पिता से जो हमें गुण लक्षण प्राप्त होते हैं, और दूसरा हमें कहाँ से, वातावरण से। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक बताओ विकास की प्रक्रिया पूर्ण होगी नहीं। जैसे इसमें व्याख्या को पढ़ते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। यानी वंशानुक्रम भी आवश्यक है और वातावरण भी आवश्यक है। यानी माता पिता से जो गुण दोष हमें प्राप्त हुए हैं वो भी आवश्यक है, और बताओ उसके बाद जो जन्म होता है, जन्म के बाद जो वातावरण मिलता है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वंशानुक्रम और वातावरण, तभी जाकर बालक का उचित प्रकार से क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। स्किनर ने इसके लिए कहा है कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। यानी माता पिता से कोई लक्षण हमें प्राप्त हो गए तो वो हो ही गई। माता पिता काले हैं तो बस संतान, ये संभावना जताई जाती है, वो भी बताओ कैसी होगी, काली। माता पिता बौने हैं तो संतान भी कैसी होगी। तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये तो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन की प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं कुंठित और निर्बल बना सकते हैं। तो वातावरण व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी व्यक्ति के विकास को क्या करता है बताओ, प्रभावित करता है। सुनिए भाई, हम पढ़ रहे हैं बताओ क्या, आप सभी का एक पेपर छोटा सा जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास हम पढ़ रहे हैं।
इसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको पढ़ने हैं और उनको मैं तैयार कर रहा हूँ आपको इन क्लासों के अनुसार। तो ये क्लास जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए एग्जाम में हूबहू इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और उन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। लगातार इस तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी आप नीचे मुझे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।